नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर कुछ मुस्लिम देशों के एक समूह के ऐतराज को भारत ने सोमवार को खारिज कर दिया। भारत ने उस समूह की प्रतिक्रियाओं को अनुचित और संकीर्ण बताया है। दरअसल भारत की एक कड़ी प्रतिक्रिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC के बयान पर आई है। OIC ने इस मामले में बीजेपी के दोनों नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान की कड़ी निंदा करते हुए UN से इसमें दखल देने की मांग की थी। बता दें, बीजेपी ने रविवार को ही नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था और नवीन जिंदल को पार्टी से ही निकाल दिया था। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देशों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कतर, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब ने इस मामले में कड़ी आपत्ति जताई थी। इन देशों ने साफ कहा था कि पैगंबर की तौहीन किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कतर, कुवैत और ईरान ने भारत से माफ़ी की मांग की थी। भारत ने बीजेपी द्वारा की गई कार्रवाई से इन दोनों देशों को अवगत कराया। उसके बाद ये देश शांत हुए। खाड़ी देशों की प्रतिक्रियाओं को AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ओवैसी ने बीजेपी की सस्पेंड की जा चुकी प्रवक्ता नूपुर शर्मा का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, फ्रिंज ही मेन स्ट्रीम है, इन्हें हमेशा का समर्थन मिलता है, क्या इसीलिए पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। ओवैसी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड किए जाने को फर्जी बताया और कहा कि अगर जनसंघार संसद गैंग को सजा दी जाती तो बीजेपी प्रवक्ताओं ने नेशनल TV चैनल पर पैगंबर मोहम्मद का ऐसे अपमान न किया होता। अगले ट्वीट में ओवैसी ने कहा कि 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया गया। उनकी चिंताओं का समाधान खोजने के बजाय मोदी विदेशी विरोध से ज़्यादा चिंतित हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खाड़ी देशों के विरोध के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए कहा कि भारत माफ़ी मांगे, ऐसी गलती भारत ने नहीं की है, गलती बीजेपी ने की है, उसका खामियाजा देश क्यों भुगते। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज PM मोदी को उनके राजधर्म का कतर और कुवैत द्वारा याद दिलाया जा रहा है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। एक PM और उनकी पार्टी ने हमारा सिर झुका दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हम स्वीकार नहीं करते कि इसमें किसी भारतीय की गलती है। भारत संविधान के मूल्यों को सदैव आदर करता है। बीजेपी वाले नहीं करते हैं तो वो माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि PM अगर सही समय पर बोल देते और अपने समर्थकों और भक्तों को चुप करा देते, TV एंकरों को जहर घोलने से रुकवा देते तो आज हमारा सिर नहीं झुकता। उन्होंने कहा कि आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि आपकी वजह से देशवासियों का सिर झुका है। तेलंगाना के मंत्री KT रामाराव ने पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा प्रवक्ताओं की टिप्पणी को लेकर खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। राव, जिन्हें KTR के नाम से भी जाना जाता है, ने सवाल किया है कि एक देश के रूप में भारत को बीजेपी के कट्टरपंथियों के नफरत भरे भाषणों के लिए माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को घर पर भारतीयों से दिन प्रतिदिन नफरत फैलाने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। राव ने कहा, यह भाजपा है जिसे माफ़ी मांगनी चाहिए, एक राष्ट्र के रूप में भारत को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि देश गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है। बिहार के पूर्व CM ने लोगों से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट होने का भी आह्वान किया। लालू यादव ने कहा कि भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, देश गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है। मैं लोगों से देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करता हूं। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर लड़ना होगा और हम जीतेंगे। लालू यादव ने धर्मनिरपेक्ष ताकतों से एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट पर होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट दिया है, जबकि रामपुर सीट से वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों सीटों पर 23 जून को मतदान होगा। आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विधायक चुने जाने की वजह से खाली हुई है, जबकि आजम खान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य चुने जाने की वजह से रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस ने सोमवार को घोषणा की है कि वो उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ सीटों पर लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ने जा रही है। पार्टी ने कहा कि हाल के विधानसभा परिणामों को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए पुनर्निर्माण सबसे पहले महत्वपूर्ण है। बता दें, विधानसभा चुनाव के महीनों बाद 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले महत्वपूर्ण लोकसभा उपचुनावों पर सबकी नज़र बनी हुई है। ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक बार फिर खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगे हैं। पंजाब के हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वर्ण मंदिर के आसपास जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की है। पिछले महीने ही हिमाचल विधानसभा की दीवारों पर खालिस्तान लिखे झंडे मिले थे। अमृतसर से आए वीडियो में दिख रहा है कि सिख समुदाय के लोगों ने हाथों में तलवार लेकर खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने अलगाववादी खालिस्तानी नेता जर्नैल सिंह भिंडरावाले के समर्थन में भी नारे लगाए। सिख समुदाय के लोगों ने खालिस्तान लिखे हुए कार्ड भी हाथों में लिए हुए थे।
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में कल रात एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ के इनपुट के आधार पर देवेंद्र उर्फ काला को पंजाब पुलिस ने हरियाणा के फतेहाबाद से गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और यह अभी तीसरी गिरफ्तारी है। अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी मिलने के बाद इनकी सुरक्षा को महाराष्ट्र के गृह विभाग ने सोमवार को बढ़ा दिया। बता दें, सलमान और उनके पिता को एक दिन पहले ही एक गुमनाम धमकी भरा पत्र मिला था। रविवार को पहली बार पत्र सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कानपुर हिंसा में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा है, लेकिन पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वे सभी मुसलमान हैं। इस सिलसिले में पथराव के जो वीडियो सामने आए थे उनमें साफ दिखा था कि दोनों समुदाय एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। वीडियो के सबूत काफ़ी अहम है और सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी ने कहा कि अगर हिंसा होती है तो 2 पक्ष होते हैं। पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि दूसरा पक्ष जो अपराध के लिए समान रूप से जिम्मेदार है उसे छोड़ दिया जा रहा है। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने कहा कि FIR में नामजद सभी 36 लोग एक समुदाय से थे। अन्य समुदाय के सदस्यों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है या उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज की जा रही है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा है। वो इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इस बीच उन्होंने आज एक रिक्शे वाले का वीडियो ट्वीट किया है, जिसके रिक्शे पर लिखा है कि वो CTET पास है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए वरुण ने लिखा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर दुख होता है जब एक कुशल एवं शिक्षित व्यक्ति को योग्यता और क्षमता के अनुरूप रोजगार का अवसर नहीं मिलता है। जब देश में 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, तब CTET पास ये नौजवान रिक्शा चलाने को मजबूर है। ये हमारी संसद की संयुक्त असफलता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के दिल्ली स्थित कई ठिकानों पर ED ने छापेमारी की है। जैन के खिलाफ कार्रवाई कोलकाता स्थित एक कंपनी के साथ हवाला लेन देन के मामले में की गई है। बता दें, ED ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को ही गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो 9 जून तक हिरासत में है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।